Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are continuing with the biochemistry, which is Unit 1 for CSIR NET Life Sciences, December 2025. But this time, it's going to be a quick revision based lecture. लाइक पहले इससे पहले वीडियो में जो हमने देखा कि डिटेल में हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हमें पता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आई नो कि आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड हो. सो आई वोंट गो डीप इनटू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट टुडे. Instead, we will focus only on the most important points, formulas, and concepts that are frequently asked in the exam. So, for that, make sure that you have prepared your notes already, and because this video is all about smart revision, fast, crisp, and exam focused type of um, lecture. So we will discuss only some important topics. Like this lecture I will try to finish key molecule structure. No, this one I am going to finish in another video. uh, Enzyme kinetics, molecule interaction, from here I'm going to start. Molecular interaction, mole concept and pH, buffer, laws of thermodynamics, including all Gibbs free energy and every laws that are important, and these are like formula based, and they ask some questions like PYQs also. मतलब ये हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज, कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड सुगर्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म पे तो हर साल ही एक क्वेश्चन आता ही आता है. इसमें यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंट होता है. अब आगे देखें तो हम यहाँ से जैसे कंटिन्यू करेंगे. हमने अभी तक देखा था टाइप्स ऑफ डीके. अब आगे स्टार्ट करेंगे इसमें पेनिट्रेशन. तो पेनिट्रेशन क्या है? तो पेनिट्रेशन है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल टू पास थ्रू बैरियर और गेट क्लोज टू द न्यूक्लियस. मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है, रेडिएशन है, कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का, वो अगर किसी बैरियर से पास हो या फिर न्यूक्लियस किसी भी तरीके से न्यूक्लियस के क्लोज जाए, उसकी जो भी क्लोज जाने की एबिलिटी है उसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं. So I will highlight those topics that are repeatedly asked in PYQ. So if you are short on time, this lecture will be perfect to revise everything in one go. Whenever I write or mention a formula or keyword, just mark it in your notes. These are the ones you will definitely need to solve numerical or concept based questions. And remember, this video is not for learning basics, it's for final round preparation and smart recall before exam. So, let's begin this quick revision of biochemistry. And in next video, I will move to the other topics also, like biomolecular structures and enzyme kinetics also. So, if you're new here, don't forget to subscribe and hit bell icon so you don't miss any of the upcoming revision session and important topic breakdowns. So let's get started. First of all, we will see penetration. After that, अब हम देखेंगे next रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ. फास्ट रिवीजन करते हैं तो जल्दी जल्दी कंटिन्यू करते हैं. रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टी हाफ इज इक्वल टू Ln2 अपॉन के. ये हो गया. एक होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. ये सारे फॉर्मूला तो याद करने वाले हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे के क्या होता है? इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट.
और ये फर्स्ट ऑर्डर रेट का कांस्टेंट होता है। तो हाफ लाइफ में क्या होता है, जैसे ही आधा आधा लाइफ पे उसकी एक्टिविटी हाफ होती जाती है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बात किया, और उसके कुछ कुछ हाफ लाइफ होते हैं। इस पे जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इफ ए फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक इन महाबलेश्वर रीजन ऑफ महाराष्ट्र वाज फाउंड टू हैव 25% ऑफ द C14 ऑफ ओरिजिनल, द प्रोबेबल एज ऑफ फॉसिल इज। अब एज पूछा है और इसमें क्या क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन की 25% ऑफ C14 मिलाया है। तो अब इस फॉसिल का एज क्या होगा, तो इस पे कैसे पता चलेगा, जैसे स्टार्टिंग में तो ये 100% रहा होगा, 100% से इसका हाफ लाइफ 50 में आया हुआ, 50 का फिर आया हुआ 25 में, अभी हमें यहाँ इस वाले सिचुएशन में मिला। तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, जैसे कि कार्बन 14 का है तो हमें जैसे ये पता होता है 5732 होगा, और 2 बार हाफ लाइफ इसकी आई है, तो इंटू 2 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11460 ईयर्स। तो ये इसका राइट आंसर था। अब एक होता है एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर किसका देखना है, अल्फा बीटा गामा का। तो इसमें गामा सबसे ज्यादा, फिर बीटा, और सबसे कम एनर्जी होगा अल्फा का। एक और टॉपिक है एटॉमिक, एटॉमिक मास और वेट यूनिट, इसको डिनोट करते हैं AMU, डाल्टन या फिर ग्राम पर मोल। अब इसमें देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है 12। अगर 1 AMU, इसको ऐसे डिनोट कर 1U इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन। तो इसको और क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। इससे आता है 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर ऑर्डर देखें तो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर इन दोनों का बराबर ही होता है कार्बन का, और P और H का भी बराबर होता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो मोर सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ एटम इन वाटर इज मोर। इस पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओ शेल। ओ शेल में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओ शेल की अगर बात करेंगे, ओ ओ टोटल कितने सेल होते हैं, KLMNO के पूछा है। तो अगर इसका नंबर देखिए तो इसका 1 2 3 4 और इसका 5। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 to the power
सॉरी 2n टू द पावर सॉरी 2n का स्क्वायर। एन एन है कि कितने नंबर है ये प्रिंसिपल नंबर। प्रिंसिपल नंबर अगर ओ सेल की पूछा है तो 5 हो गया, तो 2 इंटू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। तो 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम आगे मूव करेंगे एक नए टॉपिक पे, मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड्स और इंटरैक्शंस। तो सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल है कि ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिसिमिलर एटम हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ बॉन्ड लाइक कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेट में वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में से कोई एक ही शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले देखिए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम। लाइक ये एटम ए है, ये एटम बी है, दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तब बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये बना कोवैलेंट बॉन्ड। देयर इज नो डिफरेंस और वेरी लेसर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। एग्जाम्पल देखें कोवैलेंट बॉन्ड की, तो इसमें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड इज लेस देन सॉरी डबल बॉन्ड एंड लेस देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देख रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर डबल होता है, फिर ट्रिपल होता है। अब इसमें क्या होता है, एस एस की शेयरिंग होती है आपस में, और पी पी की होगी। तो अगर एस एस की होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी पाई पाई मतलब, और पाई पाई की होती है सॉरी पी पी की होती है तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। और ऐसी और भी होते हैं, एस कैरेक्टर इसका मैक्सिमम होगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड होता है तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और दो बॉन्ड जब बनते हैं डबल बॉन्ड, जैसे है ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि उसके पास दो एक्स्ट्रा मतलब दो लोन पेयर्स होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दो बॉन्ड बनेगा। तो उसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा का होगा, दूसरा पाई का होगा। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर। अब ये जो दोनों का डिफरेंस है ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बेटर टर्म है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि सिंगल बॉन्ड जो बनता है
ए और बी, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये जो ए और बी है, अगर ये पोलर है, तो इसके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। और जैसे H2O होता है, H2O इज पोलर, तो इसके बीच का अलग होता है। वेट फॉर अ मिनट। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें दोनों में ही तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन सबसे पहले ऐसे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले बात करते हैं पोलर की। तो इसमें एटम 1 और एटम 2 दोनों ही शेयर करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। जब इसमें इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग होती है, तब जाके दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। तो नॉन पोलर जो होंगे, उस नॉन पोलर टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होते हैं जब जब एटम जो होंगे वो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। मतलब कि जो दोनों ही एटम शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों का ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस तरह से एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा और उनके पास कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो तब फॉर्म होते हैं जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे अनइक्वली शेयर होंगे, तो ये एक एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसमें एक पॉजिटिव या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। इस वजह से उसको पोलर बोलेंगे। अब इसको ऐसे अगर बना के देखें, तो जैसे ये ए है, ये कोई ए है और ये दूसरा है बी। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अगर अपना अपना, और अनइक्वल शेयरिंग होगी, अनइक्वल होगी, तो ये पोलर बनेगा। वहीं पे अगर नॉन पोलर की बात करें, तो यहाँ पे जो शेयरिंग होगी ये इक्वल होगी। ये क्या होगी? इक्वल होगी, इक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बनेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल और ये सिमेट्रिकल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे साइज ऑफ एटम, पोलैरिटी ऑफ एटम। तो पहले बात की जाए तो साइज ऑफ एटम की। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, इसमें आएगा कि अगर स्मॉल स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होगा और लार्ज साइज होगा, तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देखेंगे, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो पोलैरिटी है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड।
इसमें क्या है कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमने क्या देखा, पोलर वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर। एग्जाम्पल अगर देखें तो OH, OH is greater than O2, OH is polar and O2 is non-polar। ऐसे ही अगर बॉन्डिंग में देखें, तीसरा तीसरा बॉन्डिंग आता है, तो बॉन्डिंग में ट्रिपल बॉन्ड, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हम आगे देखें आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बात करें या फिर आयनिक इंटरेक्शन की, तो इसमें आता है कि अब पहले ये फॉर्म कैसे होता है, तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस ये बॉन्डिंग कैसे होती है जब दोनों ही ए और बी, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, मतलब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा हो। अब इसमें बॉन्ड कैसे होगा, आयंस के बीच में फॉर्म होगा, जो भी आयंस होंगे उनके बीच, तो इसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कहाँ से होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो इसमें आएगा NaCl, NaF, KCl और MgSO4, ये एग्जांपल और भी बाकी सारे भी हैं। जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ही ये बॉन्ड देखने को मिलता है। आगे बात करें तो इसमें देखेंगे फोर्स एंड एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड। फोर्स एंड एनर्जी, इसमें क्या है कि इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला होगा एनर्जी E इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन RD। ये है फॉर्मूला एक। मतलब कि अगर यहाँ से इसको निकाला जाए तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, PYQ ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस फॉर्मूला के बेसिस पे। अब इसमें K जो है वो कूलम कांस्टेंट है, Q1 और Q2 है चार्ज जो आयंस पे होंगे, आयन 1 पे Q1, आयन 2 पे Q2, R है उन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन बोथ द आयंस, और D है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इन विच आयंस आर केप्ट। तो इसमें आगे देखेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ये जो D है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा कि it is a ratio of charge stored in a insulating material placed between two metallic plates to the charge that can be stored when the insulating material is placed by vacuum or air। तो ये कौन सा ऐसा रेशियो है कि अगर जो जो स्टोर्ड मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्लेस्ड हो या फिर वो एयर से रिप्लेस हो, इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि जैसे ये इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 और एयर का होता है 1, या फिर इसको वैक्यूम भी बोलते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि वैक्यूम में एयर जो भी है तो वहां पे 1 लगा के सॉल्व करेंगे और वाटर दिया हो तो 80 लगाएंगे, डी की जगह 80 रखेंगे, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाते हैं तो सॉल्वेंट का तो क्या होता है कि एनर्जी कम लगता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अब जैसे कि हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक है, व्हाई NaCl डिजॉल्व इन वाटर। तो इसका आंसर यही होता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होती है तो इसलिए उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है। और इसका ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है इसकी लैटिस एनर्जी से, इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। अब आगे बात करेंगे हम कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट है आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में मैं बता दे रही हूँ कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा कब, जब साइज लो होगा, मतलब स्मॉल साइज वाले का स्ट्रेंथ हाई होगा और पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका स्ट्रेंथ हाई होगा। जैसे इसमें हमने देखा था कि स्मॉल साइज का ज्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेम जैसे कोवेलेंट में होता है पोलर का ज्यादा होता है, बिल्कुल वैसे ही आयनिक बॉन्ड में भी बॉन्ड स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो साइज पे, अगर छोटा साइज है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और पोलर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और इनका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होता है क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो जो भी पोलर सब्सटेंस होंगे वो उसमें डिसॉल्व जाएंगे। तो एक इस यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि लाइक डिसॉल्व लाइक इसका मतलब है कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर में ज्यादा इजिली डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। जितने ज्यादा पोलर होंगे उतने ज्यादा वाटर में डिसॉल्व होंगे क्योंकि वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलैरिटी मतलब डिसॉल्व होने का भी एक ऑर्डर है, जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि अमोनिया और SO2 CO2 O2, अगर इनका ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, सबसे ज्यादा पोलर है ये, फिर ये तो नॉन ही पोलर हो गया, नॉन पोलर है ये, तो ये सबसे कम डिसॉल्व होगा। अब आगे देखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें भी। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना कम स्ट्रेंथ, और जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मतलब जितना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है अगर उसको हम बढ़ाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और इसके वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर स्ट्रेंथ कम हुई तो मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा मतलब वो इजीली जल्दी से सॉल्यूबल हो जाएगा, तो सॉल्यूबल हाई होगा और इसका TM भी हाई होगा। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स कम लगेगा, रिपल्सन कम लगेगा क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है। इसमें एक चीज और देखते हैं, साल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, सॉल्ट ब्रिज या इसको बोलते हैं चार्ज चार्ज इंटरैक्शन। मतलब सॉल्ट ब्रिज आया तो हमें ये समझ जाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं चार्ज चार्ज इंटरैक्शन।
चार्ज चार्ज इंटरैक्शन। इसमें हम अलग-अलग प्रोटीन, जैसे कि 2 प्रोटीन के बीच पूछ लेता है, एक डीएनए प्रोटीन के बीच इंटरैक्शन पूछ लेगा, या फिर कोई मेम्ब्रेन लिपिड और पेरिफेरल लिपिड की पूछ लेगा। तो इसमें भी एक फॉर्मूला है, इसमें है E इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर डी, वही सेम है पिछले वाला ही, इसको इसमें भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब आगे एग्जांपल ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इंटरैक्शन की बात करें अट्रैक्टिव, तो इसके एग्जांपल आएंगे इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल बियर अपोजिट चार्ज। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो दोनों के पास चार्ज क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब अट्रैक्टिव टॉपिक है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि अगर दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का चार्ज अपोजिट होना, जैसे एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि एक डीएनए है और दूसरा हिस्टोन है, तो डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो इन दोनों, जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होता है डीएनए, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन लगता है, वो भी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। अब इसमें जो एक और जो इसका एग्जांपल है वो है कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन और मेम्ब्रेन लिपिड, मतलब लिपिड और जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन ही लगता है, क्योंकि जो लिपिड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन में होते हैं दोनों के दोनों। अब इसका एग्जांपल रिपल्सिव अगर देखें, दूसरा टाइप का क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव में क्या होगा, दोनों, जैसे कि अगर दोनों सेम चार्ज के हैं तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे। इसमें आएगा या तो नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये साथ में रहेंगे तो ये रिपल्सन शो करेंगे। इसका एग्जांपल होता है कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं, जैसे ये दोनों स्ट्रैंड, दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए आपस में दूर रहते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है इसका डायमीटर। तो वही डिस्टेंस जो मेंटेन करते हैं वो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की वजह से ही करते हैं। और दूसरा क्या है, जो फोल्डेड प्रोटीन होते हैं वो भी आपस में किस तरह से फोल्ड है वो भी डिपेंड करता है कि इनके चार्ज कैसे हैं आपस में। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं, इसमें पहला फैक्टर आता है वही सेम डिस्टेंस का, और दूसरा आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी का। तो जो डिस्टेंस होता है उसमें क्या होगा कि एनर्जी और डिस्टेंस में इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम एनर्जी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगती है इसको बॉन्ड को बनाने या फिर ब्रेक करने में। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रोल है इसमें है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे पहले बात किया वही सेम, क्योंकि इसका एग्जांपल जो यहाँ पे इक्वेशन है ये भी सेम ही है, तो ये एक इक्वेशन को याद करो दोनों में अप्लाई होगा। अब आगे देखेंगे, जो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की, वो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो नॉन पोलर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। नॉन पोलर इन्वायरमेंट अगर है और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिससे इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि अगर नॉन पोलर नॉन पोलर इन्वायरमेंट है, इसमें डाइलेक्ट्रिक अगर कम है वैल्यू तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, और पोलर इन्वायरमेंट में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है और स्ट्रेंथ कम होता है। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। इसमें एक और फैक्टर है, तीसरा फैक्टर,
सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ता है। दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इसको सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इंटरेक्शन क्या होगा, इंटरेक्शन होगा वो, सॉरी इंटरेक्शन कम होता है, कम होता है। सॉल्ट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इंटरेक्शन कम होता है, इंटरेक्शन कम होता है। इनवर्स रिलेशन इसका भी है, या अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दोनों का ही इंटरेक्शन कम होगा। क्योंकि सॉल्ट क्या करते हैं, वो नॉर्मलाइज कर देते हैं चार्जेस को, तो इसीलिए इंटरेक्शन कम हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल, डायपोल सॉरी चार्ज, चार्ज चार्ज डायपोल इंटरैक्शन। ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन है, जैसे कि किसी भी दो चार्ज आयंस हैं या फिर दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दो अगर अनचार्ज्ड भी हैं और दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में भी जो इंटरैक्शन लग रहा है वो चार्ज डायपोल इंटरैक्शन है। और अगर दो चार्ज आयंस हैं तो उनके बीच में लगने वाला भी ये सेम इंटरैक्शन होता है। जैसे इसके एग्जांपल में देखें तो NH3 है, वो इंटरैक्ट करेगा, ये जो इंटरैक्शन को ऐसे शो करते हैं, ये H2O से इंटरैक्ट अगर कर रहा है तो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है NH3 के ऊपर, और यहाँ पे ये H2O में क्या होता है, H2O के ऊपर होता है नेगेटिव। तो इस तरह से ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिविटी से ये इंटरैक्ट होगा, फिर ये पार्शियल पॉजिटिविटी से इंटरैक्ट होगा। तो ये चार्ज और डायपोल का इंटरैक्शन है। अब आगे देखें, आगे देखेंगे तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। अब ये कैसे इंटरैक्शन है कि इसमें दो डायपोल के बीच में इंटरैक्शन होता है, जैसे कि ग्लूकोज और वाटर। अगर वाटर में ग्लूकोज को मिलाया जाए तो उनके बीच में बनने वाला जो इंटरैक्शन है वो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। अब इसमें पोलर डायपोल और पोलर डायपोल होते हैं, दोनों के दोनों पोलर होते हैं। अब इसमें भी यही होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे आर स्क्वायर है। अब इसमें वाटर जैसे कि H2O, इसके पास पार्शियल नेगेटिव और इधर ये अट्रैक्ट कर गया पार्शियल पॉजिटिव को। और जो CO है, ट्रिपल बॉन्ड होता है CO में, CO के पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पार्शियल नेगेटिव। अब ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे, इसी तरह से H2O और ग्लूकोज के बीच में भी होता है। अब नेक्स्ट है, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन सा है, इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इम्पोर्टेंट है आयनिक, इम्पोर्टेंट है आगे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है डायपोल इंड्यूस्ड, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मतलब किसी एक डायपोल की वजह से इंड्यूस होकर कोई दूसरा डायपोल बनता है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इसका एग्जांपल ऐसे है कि एक वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके बाद पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इंटरैक्ट करेगा एक दूसरे मॉलिक्यूल को, जैसे ये यहाँ पे इसके पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, दोनों का आपस में इंटरैक्शन होगा। ये इंटरैक्शन जो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है। क्यों, ये डायपोल एक पहले से था, इसने जब ये जब इसके कांटेक्ट में आया, एक मिनट इसको कंप्लीट कर, हाँ ये जब इसके कांटेक्ट में आया तो इसको इंड्यूस कर दिया एक डायपोल बनाने के लिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होने के लिए इंड्यूस कर दिया। जैसे यहाँ पे वाटर और ये बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें वाटर तो है पोलर और अनचार्ज्ड, और बेंजीन जो है वो है नॉन पोलर। तो इसने इंड्यूस किया है बेंजीन, बेंजीन रिंग में।
अब आगे बढ़े तो आता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब कि दो इंडक्शन आपस में होंगे उसकी वजह से जो डाइपोल का क्रिएशन होगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इसमें तो जैसे इसमें वंडर वॉल इंटरेक्शन और लैंडर डिस्पर्सन फोर्स भी इसको बोलते हैं। आगे देखें तो इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको वैंडर वॉल इंटरेक्शन या फिर लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो ये बहुत पॉपुलर है। जैसे इसका होता है फॉर्मूला E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का पावर 6, ये इंपॉर्टेंट है। में क्या होता है कि एक तो इंडक्शन होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इंटरेक्शन सॉरी दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं वो अंदर उनके खुद का इंडक्शन हो चुका होता है, जब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके एक डाइपोल क्रिएट करते हैं तो इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं कि इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे इसमें बेंजीन बेंजीन दो बेंजीन ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों नॉन पोलर है, दोनों ही अपना डाइपोल बना चुके हैं, पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन है इसको बोलेंगे वंडरवॉल इंटरेक्शन या फिर लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ये बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है। आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सबसे पहले इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम which is which is covalently bound to a more electronegative donor atom or group and another electronegative atom bearing a lone pair of electron। तो इसको बोलेंगे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बियर करेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसको बोलेंगे डोनर, क्योंकि वो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डोनेट करेगा। सॉरी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिससे बाउंड है उसको बोलेंगे डोनर, क्योंकि उससे वो ले रहा है ना और ये खुद एक्सेप्टर बन जाएगा। जैसे कि एक मिनट, जैसे यहाँ पे दिखाएंगे तो एक डोनर है, डोनर एटम है ये पार्शियली नेगेटिव है, डोनर नेगेटिव होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे बनाएंगे एक्सेप्टर, एक्सेप्टर वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ये पॉजिटिव सॉरी पार्शियल पॉजिटिव ये होगा हाइड्रोजन। अब इनके बीच में डोनर और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन और एक्सेप्टर है इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक्सेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सेप्टर के एग्जाम्पल होते हैं फॉन, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और डोनर का भी एग्जाम्पल होता है फॉन, ये आपस में ही लोन पेयर शेयर करते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं डोनर, हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे एक्सेप्टर, ये याद करना है। अब नेचर क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का,
हाइड्रोजन बॉन्ड में जैसे हम देख रहे हैं कि 90% होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, और ये जो है ये 10% होता है कोवैलेंट इंटरैक्शन, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब ये जो एक्सेप्टर होता है ये भी पार्शियल नेगेटिव होता है। अब आगे देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से बहुत ही वीक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो वाटर में होती है 20 किलो जूल पर मोल, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी एनर्जी होती है वाटर में 460 किलो जूल पर मोल। मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू। अब ये जो एनर्जी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी एनर्जी का पूरा ऑर्डर देखेंगे, सारे जो भी बॉन्ड है ना सबका एनर्जी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका तो 20 किलो जूल पर मोल है, और कोवैलेंट का है 460 किलो जूल पर मोल। अब क्या फैक्टर है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहे हैं? जैसे सबका फैक्टर हमने देखा, इसका भी फैक्टर देखेंगे। तो फैक्टर्स की बात कर लें तो पहला फैक्टर आता है इसमें सबसे पहले एंगल। अब जो भी एंगल है, ये जो एक्सेप्टर डोनर और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो बॉन्ड एंगल हम देखते हैं, अगर ये डी और एच, और सॉरी इसको ऐसे डिनोट करते हैं डैश लाइन से, और ये एक्सेप्टर, इसके बीच में बनता है 180 डिग्री का एंगल। एक मिनट, 180 डिग्री का एंगल बनता है और इसका स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अब जो इस तरह का 180 डिग्री का बॉन्ड बनाते हैं इनका एग्जांपल होता है अल्फा हेलिक्स। जो अल्फा हेलिक्स है उसमें 180 डिग्री बनता है, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एंटी पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट और वाटर, वाटर में स्लाइटली डिफरेंस है। इसमें क्या है, वाटर की बात करें तो ये हाइड्रोजन है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। तो इसका बॉन्ड क्या होगा, इसका बॉन्ड स्लाइटली चेंज होता है। इसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड होंगे वो उसका एंगल थोड़ा सा चेंज होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रेंथ भी इसमें कम हो जाता है। जो पैरेलल बीटा शीट है, पैरेलल बीटा शीट, ये तो एंटी पैरेलल था, पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट का होता है 150 डिग्री, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसका होता है, उसका भी नियरली 150 ही होता है। तो 150 जैसे 80 जितना कम होता जाएगा उतना ही स्ट्रेंथ कम होता जाता है। अब जो H2O है वो स्लाइटली कम है, इतना ज्यादा कम नहीं है। इसको हमने सॉरी सॉरी इसको हमने ऐसे दिखाया हुआ है, वेट इसको करेक्टली अच्छे से बना लेते हैं। इतना ज्यादा स्लेंट नहीं होता, ये हल्का सा ऐसे होता है D, और ये है A। तो ये जो है ये 180 डिग्री स्लाइटली कम है, स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री। अब क्या फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को? इसमें हमने पहला देखा कि एंगल हो गया, अब हम दूसरा देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर होगा नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम। जो डोनर और एक्सेप्टर एटम है उनका नेचर, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की ज्यादा है और एक्सेप्टर की कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर की
ज्यादा है और एक्सेप्टर की कम है, तो इस केस में स्ट्रेंथ हाई होगा। जैसे यहाँ पे अगर बना के देखें तो ये डोनर है और ये हाइड्रोजन है, ये एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर शेयर कर रहा है यहाँ पे, तो इसका जो स्ट्रेंथ है ये ज्यादा होना चाहिए, इसका तो ज्यादा होगा ही और इसका कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से इसकी शेयरिंग जितनी कम होगी उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सॉरी सॉरी, एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी कम होगी उतना ज्यादा शेयर होगा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होगी। जैसे इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें पूछते हैं कि OH OH का इंटरेक्शन N से और NH सॉरी NH का इंटरेक्शन O से। अब किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हम हमेशा डोनर और एक्सेप्टर क्या देखेंगे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे, आपस में अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो तो इसमें इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सॉरी। अब तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है स्पेसिफिक हाइड्रोजन टू एक्सेप्टेड डिस्टेंस, मतलब कि इसमें बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब इस केस में आएगा जो बॉन्ड लेंथ है अगर वो वंडरवॉल डिस्टेंस से कम है तब तो उसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा। अब वंडरवॉल डिस्टेंस होता है एक अलग टॉपिक, उसका हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो डिटेल में चला जाएगा बहुत कॉन्सेप्ट बेसिक पे, तो अभी हम बस मेन मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेशनशिप देखें तो ई का होता है 1/d, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है इनके बीच में। अब जो बॉन्ड लेंथ है इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ आया कि बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अब ये इंटरेक्शन का हम यहीं तक बात करेंगे, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा खिंच गया, आगे देखेंगे। एक और इंटरेक्शन अभी हमारा रह गया है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब कि डर, वाटर से डर, मतलब कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे वो सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं इसमें वाटर में इजिली, तो वो होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल और उनके बीच का इंटरेक्शन होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस टू एग्रीगेट इन वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो बेसिकली इसमें हम नॉन पोलर का मोस्टली डिस्कशन करते हैं कि नॉन पोलर कैसे वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन बन रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, पोलर सॉल्यूट होता है और पोलर सॉल्वेंट होता है। तो इस केस में अगर पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट है तब तो फेवरेबल कंडीशन है, ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट है तब तो सॉल्यूशन फेवरेबल नहीं होगा और इसमें डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा।
तो जब नॉन पोलर सॉल्यूट होगा और पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट जिससे वाटर हो गया, नॉन पोलर सॉल्यूट उसमें मिलाएंगे, तो उसमें उसमें सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो एग्रीगेट हो जाएंगे वो। और यही जो एग्रीगेशन है नॉन पोलर सॉल्यूट का वाटर में, इन्हीं के बीच के इंटरेक्शन को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलेंगे और इसकी ही स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक क्या है, इन्वॉल्व है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में। तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है उस चीज को अगर मेजर करें तो उसको एंट्रोपी बोलेंगे। अब वाटर जो है वो फोर्स लगाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एग्रीगेट होने के लिए, क्योंकि सॉल्यूबल तो हो नहीं सकता है तो वो एग्रीगेट होने के लिए फोर्स लगाएगा। अब इंट्रोपी जो है वो, अगर जैसे कि सॉल्यूट अगर जैसे ऑयल में सॉल्यूट मिला है, सॉरी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो फिर एंट्रोपी घट जाएगी क्योंकि उसमें मिक्स हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, वो फेवरेबल हो जाएगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से देखिए, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी कम होती है और डेल्टा जी नेगेटिव है तो एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि एग्रीगेट जहां पे होता है वहां पे एंट्रोपी कम हो जाएगी। और जहां पे एग्रीगेशन नहीं होगा, मतलब कि सॉल्यूबल सॉल्यूबल होने का मतलब है पूरा हर तरफ डिसोसिएट होकर फैल जाएगा पूरे वाटर में, तो इसलिए वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें सबसे पहले आएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो इसका एक बहुत फेमस ग्राफ है जो हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो ये एक बेल शेप करवाता है निकल के, एक बेल शेप करवाता है और इसका ये सेंटर पोजीशन है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेंथ है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि थर्मल यहाँ पे डीनेचुरेशन होगा, एक मिनट, थर्मल, सॉरी, यहाँ पे कोल्ड डीनेचुरेशन, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे क्या है, लेस टेम्परेचर, तो कोल्ड कोल्ड डीनेचुरेशन। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कम आ रहा है सबसे कम, और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कम आ रहा है, जहाँ पे लेस टेम्परेचर है जहाँ हाई टेम्परेचर, दोनों ही कंडीशन पे स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। मतलब कि वहां पे जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। मतलब डी नेचर, अगर प्रोटीन की बात करें तो वो डी नेचर हो चुका है प्रोटीन। तो प्रोटीन दोनों ही कंडीशन में डी नेचर हो जाता है, या तो एक सबसे कम टेम्परेचर हो या तो बहुत ही हाई टेम्परेचर हो, तो यहाँ पे थर्मल डी नेचुरेशन होगा। तो ये जो बेल शेप कर्व है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लो टेम्परेचर, यहाँ हाई टेम्परेचर। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट है, ये सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये कैसे काम करता है, ये जैसे अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ये, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ये सारे आपस में दूर दूर चले जाते हैं, तो इस तरह से डीनेचुरेशन हो जाता है। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो जैसे 25 डिग्री का ऑप्टिमम है, ये आपस में ऐसे जुड़ के रहते हैं, इंटरेक्ट होके रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो मतलब दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो है, दूसरा फैक्टर है वो है चेन लेंथ। चेन लेंथ कैसे अफेक्ट करेगा, देखो, जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेन लेंथ के। मतलब कि जितना ज्यादा चेन लेंथ उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। इसका मतलब है जो नॉन पोलर वाले हैं उनके में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, नॉन पोलर वाले ज्यादा बनाते हैं
चेन लेंथ उनका हाई होगा। और तीसरा तीसरा कंडीशन है लीनियर है, फैक्टर है, लीनियर है कि ब्रांच है। अब देखो इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो जो लीनियर वाला होता है उसकी स्ट्रेंथ हाई होती है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड। ब्रांच होने की वजह से वो दूर दूर चले जाते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाता है। चौथा सॉरी चौथा फैक्टर है एलिफैटिक या एरोमेटिक। एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक। अब एलिफैटिक और एरोमेटिक की बात करें तो जो एलिफैटिक वाले होते हैं उनका इंटरेक्शन हाई होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक। अब इसको लिखते हैं कि एलिफैटिक is more than aromatic। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सॉल्ट। अब देखो जितना ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन जितना हाई होगा इसका इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होता है। इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर बात करें तो। और नेक्स्ट देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डी है। अब ये जो है अगर डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आगे और भी बात करेंगे। आगे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेते हैं